हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात की थी, उनकी एक्सप्लेनेशन की थी और उनके एग्जांपल्स हमने किए थे। आज हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके क्या होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखो, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो आपके क्या करते थे, रिपेल करते थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और उनके जो आयंस और जो मॉलिक्यूल्स होते थे उनकी अपनी खुद की कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं थी। लेकिन अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, जो भी आयंस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एटम्स, जो कुछ भी होता हमारा ये जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, उनकी अपनी खुद की क्या होती है, कुछ नॉन जीरो वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, यानी कि उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ना होके कुछ ना कुछ उनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और जब हम इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वीकली अट्रैक्ट करते हैं। फिबली का मतलब वीकली हम बोल सकते हैं। तो यहां से डेफिनेशन हमने क्या दिया था, सब्सटेंस in which the individually atoms, ions and molecules has a net non-zero magnetic moment of their own, यानी कि इनके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स और जो आयंस होते हैं उनकी अपनी खुद की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। when these are placed in external magnetic field, जब हम इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, they get feebly magnetized इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये क्या करेंगे भाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे हमारे। या फिर ये तो डेफिनेशन हम बता देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में, लेकिन सिंपली अगर आपको याद ना रहे कि डायमैग्नेटिक को रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, इसी तरह पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हो कि द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देते हैं भाई। अब इसके अगर आप एग्जांपल देखते हो तो एग्जांपल आपने क्या क्या दे रखे भाई, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लिथियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर क्लोराइड, ये सारे क्या होते हैं, आपके एग्जांपल्स होते हैं किसके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। अब देखो, जो जिस तरह से हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल दिए थे उसकी एक्सप्लेनेशन की थी, इसी तरह हम क्या करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर करेंगे भाई। तो अगर इसके हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के आप क्या क्या एग्जांपल हो गए। अगर आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अच्छे से किया है, रीड किया है और वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए हैं, तो बिल्कुल सेम इसी उसी टाइप के एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। बस डिफरेंस कहां पर आएगा कि वहां पर वो क्या कर रहे थे, आपके रिपेल कर रहे थे, और यहाँ पर ये क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे। बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आपने यहाँ पर करनी है। तो देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, यानी कि व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस placed in magnetic field, then उनकी जो पोजीशन होगी भाई वो कैसी होगी, आपकी उनकी एक्सिस होगी, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चला जाएगा। then their axis is along then their axis is along the magnetic field। तो देखो, इसका फर्स्ट अगर आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम में आप किस तरह से क्या दिखाया जाएगा इसमें, तो देखिए भाई डायग्राम हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ये मैंने क्या मान लिया, दो पोल मान लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका मैग्नेट के भाई। अब इसके बीच में क्या रख देता हूं मैं, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, या थोड़ा सा दूर बना लेता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से डायग्राम दिखाई दे जाए।
स्पेस हमारे पास बहुत ज्यादा बोर्ड पे। ये मैंने दो पोल मान लिए, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके बीच में मैं क्या रखता हूँ, अपना एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देता हूँ मैं ऐसे। ये हमने कोई एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया और इसमें इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी भाई वो क्या करेंगी, इसमें से पास आउट कर जाएंगी। तो इसमें भी ये बता सकते हैं कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखो उसमें क्या हो रही थी, रिपेल हो रही थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, लेकिन इसमें जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, इसके अंदर से पास होकर चली जाएंगी भाई इस टाइप से ऐसे। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगी। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लेते थे इसके बाहर, उसको हम क्या दिखाते थे भाई, बी नोट से। तो देखो यहाँ पर बी नोट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से भी जाएंगी, लेकिन मोस्टली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस क्या चली जाएगी, इसके अंदर से पास आउट होंगी। तो यहाँ पर बी नोट और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, वही बी आ जाएगी इसके अंदर बी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो b है उसकी वैल्यू क्या है भाई, ग्रेटर देन है किससे, बी नोट से। ठीक है, देखो अगर आपने अच्छे से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि b हमने किसके लिए लिखा था, बी नोट किसके लिए, b हमने लिखा था जो इस सब्सटेंस के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जाती है उसके लिए, और बी नोट लिखा था हमने बाहर के लिए। तो जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो मोस्टली जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपकी क्या होती हैं, इसमें से पास करके जाती हैं, और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसमें से बाहर से जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसका, इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, यानी जिसको हम बी से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी इससे बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहां पर लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन बी नोट। तो अगर आप यहां से इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालते हो तो वो आपके पास क्या आता है भाई, बी डिवाइडेड बाई बी नोट आ जाता है। अब आपको यहां पता है कि b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, b नोट से। तो यहां पर जो म्यू r की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भाई, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि ये म्यू r की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। अब अगर हम इसकी ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं तो ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच में आपका रिलेशन होता है, आपको पता है 1 प्लस में क्या होगा, जाई m। अगर आप यहां से ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1, यानी 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन आपको पता है कि जो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है और हम इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपकी जो ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी भाई उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि देखो पिछले केस में हमने वैल्यू क्या निकाली थी, इसकी नेगेटिव निकाली थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, क्योंकि वहां पर परमेबिलिटी की वैल्यू क्या आई थी, लेस देन 1 आई थी। लेकिन यहाँ पर हमारी परमेबिलिटी क्या आई है, ग्रेटर देन 1। और जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अपनी ससेप्टिबिलिटी को तो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। तो ये दो वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं आपको बार बार यही बात कहता हूँ कि पेपर में यही चीजें पूछ ली जाती है कई बार 1 मार्क्स के अंदर, कि परमेबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी किसी में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये था कि अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये अपने लॉन्गेस्ट एक्सिस को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर लेता है भाई। ठीक है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और फिर हम उससे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये हमारे पास क्या होगी भाई, उसकी ससेप्टिबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई फर्स्ट एग्जांपल कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनको आप अच्छे से करोगे तो आपको जल्दी ये इजीली अंडरस्टूड हो सकती हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिजिक्स सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है भाई, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी फिजिक्स अच्छी है, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल हमने क्या किया था कि देखो ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ।
अगर मैं क्या करता हूं इसके एग्जांपल के लिए, अगर मैं एक नॉर्थ पोल ले लेता हूं और एक क्या ले लेता हूं भाई, साउथ पोल ले लेता हूं, ठीक है, मैग्नेट के दो पोल ले लिए। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक बाउल बाउल रख देता हूं, इसके ऊपर कोई भी कटोरी वगैरह जिसको आप जानते हो ऐसे। अब मैं इसके अंदर कोई भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाल देता हूं भाई, ठीक है, यहां पर मैंने इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे डाल दिया। अब देखो इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब देखो अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं भाई, ठीक है, यानी कि अगर मैं इनको क्या कर देता हूं, पास पास लेके जाता हूं, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसे, यानी इनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, कम कर दी। और फिर ये बाउल में इसके ऊपर रखता हूं जिसके अंदर हमने क्या डाला है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल हमने डाल रखा है। तो इसमें क्या होगा, आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच वाली जगह पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और इसका जो एज वाला पार्ट होगा वहां पर क्या होगा, वीक होगा। तो जो यहाँ पर होगा ना, तो ये आपके इस तरह से चले जाएंगे भाई ऐसे, यानी जहां पर आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर ये ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, और जहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर ये क्या हो जाएंगे, कम कम वैल्यू हो जाएगी इनकी। यानी ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इसकी से पहले ऐसी थी, एक लेवल था इसका, लेकिन जब हम इसकी डिस्टेंस को कम करते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई, जहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पर ये क्या होगा, ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा आपका। अब अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या कर देते हैं भाई, इंक्रीज कर देते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये मैंने क्या ले लिया, साउथ पोल। अब इनके बीच की डिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वाले बाउल को इसके ऊपर रखता हूं ऐसे, तो देखो अब इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर दी। इंक्रीज करने के बाद इनके मिडल का जो स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी भाई। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वीक हो जाती है, तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी तो अब स्ट्रॉन्ग कहां पर होगी, यहाँ पर ए चीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह से हो जाएगी भाई ऐसे, ए चीज के ऊपर ये ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा और जो मिडल पार्ट है वहां पर क्या होगा आपका, कम हो जाएगा ये ऐसे। तो ये इस तरह से आ जाएंगे, यानी जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी वहीं पर आपके क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक हमारे पास ये एग्जांपल था भाई। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं, थर्ड एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो देखो थर्ड एग्जांपल में हमने क्या किया था, एक यू शेप ट्यूब ली थी हमने, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक पैरा डायमैग्नेटिक रखा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसके अंदर रखेंगे भाई। ये हमने एक यू शेप ट्यूब ले ली। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम फिल कर देते हैं ऐसे। तो देखो जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल फिल करते हैं और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हैं, तो दोनों जो एंड्स हैं उनमें जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम लेवल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं भाई, कि मैग्नेटिक के पोल के बीच में रख देता हूं, यानी ये हमने क्या रख दिया, नॉर्थ पोल, और ये क्या रख दिया, साउथ पोल, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो इसका जो लेवल है वो आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये हमने यू शेप ट्यूब बना दी भाई। अब देखो इस पोर्शन में हमने क्या रखा है, नॉर्थ पोल, और यहां पर क्या रखा है आपका, साउथ पोल। तो देखो पहले दोनों में लेवल क्या था, सेम था, लेकिन जैसे ही हम इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी मैग्नेटिक पोल्स को रखते हैं तो इसके अंदर जो लेवल है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। और जो दूसरा एंड है, जितना लेवल यहाँ पर इंक्रीज हुआ है उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लेवल यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है भाई। तो ये आपका क्या आता है, एग्जांपल्स आते हैं कुछ किसके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। तो जैसे आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन किया था, इसी तरह हम क्या करते हैं भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है भाई, susceptibility of paramagnetic substance changes with temperature।
टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखो ये कितनी चेंज होगी, तो चेंज कैसे होगी भाई, ये डिक्रीज करेगी, ये आपकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी इसकी ससेप्टेबिलिटी, यानी इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है भाई जाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो इसकी ससेप्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो दोनों आपके क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, इसके कुछ वैल्यू थी, ससेप्टेबिलिटी हमने बता दी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बता दी, हमने क्या कर दी इसकी एग्जांपल्स दे दिए। अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किस तरह से क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी हुई। और अगर आप इसकी ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर में आप ग्राफ देखते हो तो कौन सा ग्राफ आएगा भाई, अगर इसकी ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर बीच में ग्राफ देखोगे तो एक साइड में हम क्या मान लेते हैं, ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाता है, एक साइड में मान लेंगे टेम्परेचर और एक साइड में हम क्या मान लेंगे भाई, ससेप्टेबिलिटी। तो आपकी ससेप्टेबिलिटी क्या करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ससेप्टेबिलिटी आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस के लोंग, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको लिखते हैं वाई एक्सिस के लोंग। तो ससेप्टेबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर वही। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया कि जो ससेप्टेबिलिटी है 1/T, यानी देखो अगर आप अगर आप ऐसे भी लिख देते हो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो बात तो वही आपकी, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से जब हम इसका ग्राफ दिखाते हैं तो आपका ग्राफ आएगा वो कैसा था भाई, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर आता है, लेकिन आप एक बात देखो यहाँ पर T है, यहाँ पर 1 में ससेप्टेबिलिटी है। अगर ससेप्टेबिलिटी आपकी ऐसी होती भाई, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, देखो इसमें हमने स्ट्रेट लाइन दिखाया है। अगर यहां से इनवर्सली का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे दिखाते हो इसको, ये हमने टेम्परेचर ले लिया और यहां पर क्या ले लिया, जाइए। अब इस केस में भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्योंकि दोनों, अगर मैं ये कह देता हूं कि टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के, ठीक है, और m अगर यहां पर इनवर्सली दिखाएंगे तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ऐसे और एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, 0। तो अगर आप T और m में यानी ससेप्टेबिलिटी में डायरेक्ट दिखाते हो ऐसे, यानी यहां पर हमने 1/m लिया है, और अगर आप यहां पर खाली ससेप्टेबिलिटी 1 में ना लेके करते हो तो आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा, डिक्लाइन में आ जाएगा। क्योंकि देखो टेम्परेचर यहां पर 0 था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करोगे ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ससेप्टेबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी भैया आपकी। तो यहां पर आप दोनों ग्राफ बना सकते हो। अगर ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाते हो तो यहां पर 1 में आपको नहीं लेनी ससेप्टेबिलिटी, टेम्परेचर और ससेप्टेबिलिटी आपको ऐसे लेनी है। लेकिन अगर आप ससेप्टेबिलिटी को 1 में लेके करते हो तो आपका जो ग्राफ आएगा टेम्परेचर और ससेप्टेबिलिटी बीच वो क्या हो जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। यानी कि देखो दोनों में इनवर्सली में डिफरेंस होता है भाई, एक चीज को जब आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो 2 को आप ऐसे लिखो और एक 2 को आप लिखो 1/2, तो दोनों की वैल्यू में क्या होगा, डिफरेंस नहीं आएगा, तो ग्राफ दोनों का क्या आता है, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप 1/m लेते हो तो आपका ये ग्राफ आएगा, अगर खाली m लेते हो तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ आ जाएगा भाई। अब देखो इसके अंदर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से आएंगी। तो इसकी ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपने ध्यान रखनी है, और याद रखना है कि टेम्परेचर के साथ साथ इसकी जो ससेप्टेबिलिटी है वो किस तरह से आपकी चेंज होती है, डिक्रीज होती है या कैसे होती है। तो देखो इसकी एक्सप्लेनेशन जब हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन, तो देखो एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या होगा, जब हम इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि इसके जो एटम्स और जो आयंस होते हैं
वो क्या करते हैं भाई, उनकी कुछ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, यानी कि उनकी अपने अंदर खुद की क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो अगर मैं इस तरह से एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एज्यूम कर लेता हूँ, यानी एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पीस या पोर्शन हमने क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया भाई ऐसे। तो इनके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनकी क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है किसकी, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की। और जब कोई चीज ऐसे रेस्ट में होती है तो उसके अंदर जो आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो मोशन होती है वो क्या कैसे होती है भाई, रैंडमली मोशन होती है। यानी कोई भी चीज अगर मान ले ये हमारे पास मार्कर है, इसके अंदर भी आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर ये रेस्ट में है तो क्या होगा, इसके आयंस मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन होंगे, ठीक है, यानी किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सभी एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मूव करवाता हूं तो इनके जो आयंस मॉलिक्यूल है उसकी मोशन को क्या मिल गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो इसी तरह जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हैं तो इसके जो एटम्स और जो आयंस होते हैं वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं भाई, इस तरह से, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नहीं जाएंगे, सभी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अलग अलग हो जाएगी। और जब सभी की डायरेक्शन ऐसे अलग अलग होगी तो इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल पाएगी ये, तो इसकी जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहती है वो क्या रहती है भाई, जीरो रहती है। लेकिन जैसे हम इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इसको मैंने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में मैं इसको रखता हूं, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे। ये मैंने नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया और ये मैंने क्या कर लिया भाई, साउथ पोल एज्यूम कर लिया। जब मैं इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो देखो इसके जो आयंस और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं, आपके अरेंज हो जाते हैं, उनको क्या मिल जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है ट्रेवल या मूव करने के लिए भाई। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू इनकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, जैसे अगर आप एग्जांपल देते हो, स्कूल में क्लास में बच्चे होते हैं, अगर क्लास के अंदर टीचर ना जाए तो बच्चे क्या करते हैं, मस्ती करते रहते हैं, शरारत करते हैं, कोई इधर भागेगा कोई उस तरफ भागेगा, यानी उनकी क्या होगी, जो मोशन होगी वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, यानी उसको हम क्या बोल देते हैं, रैंडमली मोशन बोल देते हैं। लेकिन जो टोटल अगर हम सभी की देखें तो क्या आएगी, जीरो। और जैसे ही टीचर क्लास में आता है, यानी जैसे ही मैं इसको क्या रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, तो सभी क्या हो जाते हैं, अपने प्रॉपर वे में अरेंज हो जाते हैं, जैसे वो पहले बैठते थे तो ये क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर वे में क्या करते हैं भाई, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जब मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जाएगी नॉर्थ टू साउथ, तो इनकी मोशन भी आपकी कैसे हो जाती है भाई, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हो जाती है आपकी। तो ये आपके क्या जाते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाते हैं जिनके हम क्या देते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इनकी पहले ही क्या होती है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं इनके पास, लेकिन जब हम इनको टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, यानी ज्यादा टेम्परेचर हम राइज करवाने लग जाते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आप उसको ज्यादा हीट करवाते हो तो उसका जो मैग्नेटिज्म होता है या उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको वो क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो इसी तरह अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हो या इसका टेम्परेचर ज्यादा आप राइज कर देते हो तो ये अपने जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, यानी जो मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट होता है उसको क्या कर देगा, ये लूज कर देगा, और फिर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो इनका जो टेम्परेचर होता है हमें वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही इंक्रीज करना होता है। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हो तो ये अपना पैरामैग्नेटिज्म क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये फिर क्या रहेंगे, इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो नहीं रहेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसी वजह से इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर राइज करने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इन चीजें, इसी चीज का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इसकी ससेप्टेबिलिटी के ऊपर 1/T। जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो इसकी जो ससेप्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और ये क्या बन जाएंगे, आपके अट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भाई। तो
ये हमारे पास क्या थे, कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को हमने क्या किया था, डिफाइन किया था विद एग्जांपल्स एंड विद वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के और उनके यूजेज कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपका वही डेली का काम जो होता है, लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो डेली की जो वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, लेक्चर डाला जाता है, वो आप तक रेगुलरली आता रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई। थैंक यू।